हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ बाज़ार का हाल लेके। दोस्तों, बाज़ार में रैली चल रही है और इस रैली के बारे में हमने आपको बहुत पहले ही इंडिकेशन दे दिया था। अब इस रैली को देख के बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि बाजार में हर तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही है, लेकिन बाजार ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों को ये डर लगने लगा है कि कहीं उनसे ये रैली छूट तो नहीं गई। जिन लोगों ने 7500 के आसपास बाइंग की थी वो थोड़े बहुत खुश हैं क्योंकि उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट दिखा रहा है। जिन लोगों ने पिछले साल या पिछले सालों में खरीदारी की थी उनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में दिखा रहा है। तो एक तरीके से लोग काफ़ी कंफ्यूजन में हैं कि इस वक्त क्या करें। एक तरफ ये डर है कि रैली कहीं छूट ना जाए, दूसरी तरफ करेक्शन का डर है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बाजार के बढ़ने और गिरने के सिनेरियोज और रीजंस को डिस्कस किया था। आप चाहें तो दोबारा जाके उन वीडियोस को रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन आखिर बाजार क्यों चढ़ रहा है इतनी नेगेटिव न्यूज के बावजूद? हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में वर्ल्ड वाइड रैली हो रही है। तो आइए हम अब आपसे शेयर करते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा रैली अमेरिकन मार्केट्स में हो रही है। अगर आप देखें तो डाउ जोन्स और नैस्डैक कंपोजिट दोनों 30 से 35% के बीच में पिछले 2 हफ्ते का रिटर्न दिखा रहे हैं। और बाकी एशिया और यूरोप के मार्केट्स में भी रैली हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही है। इंडिया भी अगर आप देखें तो इंडिया में अच्छी खासी रैली हो रही है। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि किस तरीके से अमेरिका इस वर्ल्ड के इकोनॉमी का इंजन है। जो अमेरिका में होगा उसका रिफ्लेक्शन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, अमेरिका इस रैली में लीड कर रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर अमेरिका में मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है? आइए इस पे हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो अमेरिका में करीब 7 लाख केसेस इन्फेक्शन के हुए हैं, जिसमें से करीब 36,000 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। अगर हम रिटेल सेल की बात करें तो करीब 8.7% का रिटेल सेल्स में ड्रॉप है, जो कि एक तरीके का रिकॉर्ड है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 5.4% का फॉल है, जो कि लोएस्ट है 1946 के बाद। और 4 हफ्तों में करीब 2.3 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब्स को लूज किया है। और इन सब के बावजूद डाउ जोन्स में 90 साल की सबसे बड़ी रैली हमें देखने को मिली 2 हफ्ते की। तो दोस्तों, यही शेयर बाजार का खेल है। मैं शेयर बाजार को भगवान तो नहीं मानता, लेकिन भगवान से वो कम भी नहीं है, क्योंकि उसकी माया, उसकी कृपा और उसका श्राप ऊपर वाले के जैसा ही होता है। वो बाजार में वो ऐसे ऐसे काम कर देता है जो आपकी सोच से परे होता है। तो आखिर अमेरिकन मार्केट में इतनी रैली क्यों हो रही है? आइए इस पे थोड़ा हम और बात करते हैं। स्क्रीन पे हम आपको देखिए दिखा रहे हैं वो सेक्टर्स जो इस रैली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में हम उन सेक्टर्स को दिखा रहे हैं जो अमेरिकन मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंजम्पशन से रिलेटेड, साथ में टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और फार्मा। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में रैली करना अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि हेल्थ की क्राइसिस है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, ये उनके लिए अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका है। टेलीकम्युनिकेशन का भी हमें समझ में आता है, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं और सारा जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू नेटवर्क या नेटवर्क रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर आप जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और सेक्टर्स की तरफ देखें तो वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी बुरा परफॉर्म कर रहा है। और एक और बात जो गौर करने वाली है कि कुछ 4-5 कंपनियों ने इस रैली में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। वो स्टॉक्स कौन से हैं? Amazon, गूगल अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट में इस रैली का एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ सेक्टर इस रैली में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा आधा शरीर अच्छा परफॉर्म करेगा और आधा शरीर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उस स्थिति में हम कितने दूर तक दौड़ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरा जो कारण है इस रैली का वो यूएस स्टिमुलस
दोस्तों, अमेरिका में जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, वहां की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टिमुलस देती है। हमने 2008 में भी देखा था। लेकिन ये जो स्टिमुलस दिया गया है, ये $2 बिलियन का दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है जहां पे आम लोगों और कॉरपोरेट्स के हाथ में डायरेक्टली पैसा दिया गया है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो खरीदारी करते हैं और वो इन रिजल्ट इकोनॉमी को एड करता है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये स्टिमुलस सफिशिएंट नहीं है और वहां पे एक और स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी। कुछ सेंटिमेंटल रीजंस भी बताए जा रहे हैं जिसके कारण से वहां पे बाजार चढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बोइंग ने कहा है, जो हवाई जहाज बनाती है कंपनी, उसने कहा है कि वो दोबारा से प्रोडक्शन को रिज्यूम कर रही है। दूसरा, वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ स्टेट्स में वो लॉकडाउन को हटाएंगे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम कर सके। तो इसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इफेक्ट। लेकिन एक और मैं चीज आपसे शेयर करता हूं जो कि काफी पॉजिटिव न्यूज के तौर पे वहां पे उभरा है, और वो है कोरोना वायरस की एक नई दवाई का डेवलपमेंट। दोस्तों, यूएस में एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, गिलियाड साइंसेस। वो कंपनी एक कोरोना वायरस के दवाई पे काम कर रही है। और इसी बीच एक डेवलपमेंट ये आया कि एक वीडियो लीक हो गया, जिस वीडियो में टेस्टिंग के रिजल्ट्स की कुछ बातें की जा रही हैं और उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि ये दवाई शायद कोरोना वायरस में इफेक्टिव हो। और जब ये वीडियो लीक हुआ तो बाजार ने इस खबर को हाथों हाथ लिया, और जिसकी वजह से बाजार में एक रैली देखने को मिली और गिलियाड कंपनी के शेयर भी करीब 10-12% ऊपर बढ़ गए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें इस खबर को पे बिलीव करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अभी वो टेस्ट रिजल्ट पूरा नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि ये दवाई को अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है, इसका प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। हमने पास में भी देखा कि इसी तरीके से कुछ और दवाइयों के नाम आए थे, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में हमने न्यूज पढ़ा। चलिए हम मान लेते हैं कि इस तरीके की कोई दवाई शायद अगले 2 महीने में बाजार में आ जाए, तो क्या हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? देखिए, पहली बात, ये जो दवाई है ये कोई हाजमोला की तरह नहीं है कि आप जाके दुकान से खरीद लें और खा लें और आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। इस दवाई का जो उपयोग सिर्फ आईसीयू पेशेंट्स पे ही किया जा सकता है, यानी जिनको इन्फेक्शन हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी उन्हें ये दवाई दी जा सकती है, बशर्ते कि इस दवाई का प्रोडक्शन हो जाए और ये अवेलेबल हो जाए। तो इस दवाई से इन्फेक्शन रुकने वाला नहीं है, ये बात हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, अगर ये दवाई अवेलेबल हो भी गई, बन भी गई, तो ये दवाई ज्यादातर लोगों की रीच से बाहर होगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी ने इस दवाई का पेटेंट 2038 तक करा लिया है। इसका मतलब उस पर, इस दवाई के प्राइसिंग पर और सेल पर पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। और आप इस भ्रम में मत रहिए कि उस दवाई को वो बहुत सस्ते दाम पर बेचेगी। मैं आपसे इसी तरीके का एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं। जब 1996 में HIV एड्स की दवाई बनाई गई तो आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि उसका कॉस्ट करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए पर साल का था, और 7-8 साल के बाद उस दवाई का प्राइस जाके कम हुआ और वो थोड़ा बहुत जाके अफोर्डेबल हुआ। आज भी वो दवाई बहुत महंगी होती है और गरीब लोग उसे नहीं खरीद सकते। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन बनती भी है तो वो इतनी अफोर्डेबल नहीं होगी कि उसे हर कोई खरीद सके, ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखिए परिस्थिति क्या है कि आज के दौर में हमें मास्क और PPE ही नहीं मिल पा रहे हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो हम कैसे ये मान लें कि जब दवाई आएगी तो हर इंडियन को या हर सिटीजन को वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब हम आपसे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स शेयर करते हैं जो हमें बाजार की स्थिति के बारे में थोड़ा और रोशनी दे सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्रूड का प्राइस ट्रैक कर रहे हैं तो क्रूड $20 से नीचे आ गया है, जो कि 2002 के से भी लोअर लेवल्स का है। तो क्रूड का प्राइस हिस्टोरिकली तब नीचे गया है जब लोगों को लगता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज, अगर हम ट्रेजरी यील्ड की बात करें यूएस मार्केट्स में, तो वो काफी गिर गया है और 0.60 के लेवल पर आ गया है,
दोस्तों मैं इसको अब थोड़ा और समझाता हूं। देखिए, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को बाजार में इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है तो वो बाजार से पैसा निकालकर ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेजरी बॉन्ड्स का भाव बढ़ने लगता है और उसकी यील्ड कम हो जाती है। ट्रेजरी बॉन्ड्स में क्यों पैसा लगाते हैं? क्योंकि ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो स्मार्ट मनी है वो बाजार से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड्स में जा रहा है, जो कि बाजार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें, चाइना की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये 6.8% का इसमें फॉल आया है। अब इसको कुछ लोग अच्छी खबर मान के चल रहे हैं, कुछ लोग बुरी खबर मान के चल रहे हैं। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि अंदेशा 10-11% के फॉल का था, और बुरी खबर इसलिए कि फॉल तो फॉल ही होता है। तो हालांकि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो कंटिन्यूसली ये पॉइंट कर रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमने थोड़ा फंडामेंटल रीजंस और इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बात की। अब हम कुछ टेक्निकल रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें ये समझा सके कि बाजार क्यों चढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा। स्क्रीन पर आपको जेट एयरवेज का वीकली चार्ट दिख रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो दिसंबर 2018 में इसने करीब ऑल टाइम हाई का प्राइस लगाया 880 के आसपास, और वहां से पहला फॉल शुरू हुआ और वो फॉल हमें 640 तक ले गया, जो कि करीब करीब 27% का फॉल था। और इसके बाद वहां से हमें करीब करीब 30% की रैली दिखाई गई। जिन लोगों ने इस पहले फॉल को एक नॉर्मल करेक्शन माना या डिप माना और पोजीशन बनाई और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, आप सोच सकते हैं आज उनकी क्या स्थिति हो गई होगी। और आज जेट एयरवेज का प्राइस करीब 21-20 के आसपास चल रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। इसमें अगर आप देखें, इसने करीब 2015 के आसपास 600 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद वहां से वो करेक्ट होके 250 लेवल्स तक पहुंचा और फिर वापस से वो 600 लेवल के आसपास चढ़ गया। आप इमेजिन करिए, अगर आपने इस शेयर को 250 के लेवल पे या 250 से 600 की जो रैली हो रही थी उसके बीच में खरीदा, तो आप इमेजिन करिए कि आज आप किस परिस्थिति में होंगे। क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर आज की डेट में 70 to 80 रुपीस के आसपास चल रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो इसी तरीके का बुल ट्रैप पैटर्न बन रहा है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक करेक्शन हो रहा है और करेक्शन के बाद एक काउंटर रैली हो रही है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक ये कि आप रिस्क लेना चाहते हैं, 40-50% आपका कैपिटल डूब जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सारा पैसा अभी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर प्रॉफिट छूट गया तो छूट गया, मैं अच्छे प्राइस पे खरीदूंगा, तो इस वक्त आपको नहीं खरीदना चाहिए या अपने कैपिटल का 10 से 15% खरीदना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपके मेंटालिटी पे। अब मैं आपसे एक और डेटा शेयर करता हूं। ये हमारा रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन का डेटा है। अगर आप इसमें देखें तो ज्यादातर दिनों में रिटेल ही ज्यादा खरीद रहा है इंस्टीट्यूशन से। अगर आप FII DII का डेटा देखें तो अप्रैल के महीने में दोनों कैश मार्केट में नेट सेलर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल अप्रैल के महीने में इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और रिटेल खरीद रहे हैं। हमने इस सिनेरियो के बारे में कि किस तरह रिटेल को ब्रेन वॉश करके उन्हें खरीदवाया जा रहा है, हमने इसे अपने इस वीडियो पे उस गेम प्लान को बताया था। तो इस वक्त जो बाजार में हो रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और रिटेल काफी मात्रा में खरीद रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया कि बाजार का जो आउटलुक है आने वाले कुछ दिनों में ये बुलिश टू न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि बाजार थोड़ा अब टायर्ड लगने लगा है और हमें अगले लेवल की करेक्शन अप्रैल एंड या मई के महीने में देखने को मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि निफ्टी का 9930 का टारगेट है और 9700 पे एक अगला रेजिस्टेंस है। तो अगले 1-2 दिन में आपको छोटा मोटा एक करेक्शन दिख सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमें टायर्ड लगने लगा है। 21,500 का टॉप
फिलहाल हमें दिख रहा है, और अगर इस परिस्थिति में कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो मैं आपको इस बारे में अपडेट करता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।